साथियों, जय भीम, जोहार, आदाब, नमस्कार। मैं सत्येंद्र कुमार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनावी बिगुल बज चुका है और इसलिए उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल भी बहुत गर्म हो चुका है। प्रदेश में तमाम दलों की चुनावी रैलियों, चुनावी वादों और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा का कार्यकाल 14 मई 2022 को समाप्त हो रहा है और ऐसे में 14 मई से पहले हर हाल में 18वीं विधानसभा का और नई सरकार का गठन होना है, और जिसके लिए विधानसभा की कुल 403 सीटों पर पूरे 7 चरणों में चुनाव होने निर्धारित किए जा चुके हैं। पहले चरण के लिए 10 फरवरी को कुल 58 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़ समेत कुल 11 जिलों में मतदान होने हैं। दूसरे चरण के चुनाव में 14 फरवरी को कुल 55 सीटों पर चुनाव होंगे। इसमें उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर समेत कुल 9 जिलों में मतदान किए जाएंगे। तीसरे चरण के लिए 20 फरवरी को कुल 59 सीटों पर चुनाव होने हैं और इसमें दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कासगंज, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर समेत कुल 16 जिलों में मतदान होंगे। चौथे चरण के लिए 23 फरवरी को कुल 60 सीटों पर चुनाव होने हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के केंद्रीय क्षेत्रों को रखा गया है, जिसमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बंदा समेत कुल 9 जिलों को रखा गया है। पाँचवें चरण के लिए 27 फरवरी को कुल 60 सीटों पर चुनाव होने हैं और इसमें उत्तर प्रदेश के पूर्वी सेंटर के इलाकों को, जिसमें श्रावस्ती, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट और प्रयागराज समेत कुल 11 जिलों में मतदान किए जाएंगे। छठे चरण में 3 मार्च को कुल 57 सीटों पर मतदान होंगे। इसमें उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में, जिसमें बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, गोरखपुर, देवरिया और बलिया समेत कुल 10 जिलों में मतदान किए जाएंगे। 7वें चरण में 7 मार्च को कुल 54 सीटों पर दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, जिनमें आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, संत रविदास नगर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र समेत कुल 9 जिलों में वोटिंग होनी है। विधानसभा के इस चुनाव में छोटे बड़े सभी कुल मिला के कुल 29 दल चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें कई पार्टियां गठबंधन में चुनाव लड़ रही हैं और कुछ पार्टियां इंडिपेंडेंट रूप से अकेले ही चुनाव लड़ रही हैं, जिनका विवरण कुछ इस प्रकार है। पहला गठबंधन है एनडीए का, जिसमें कुल 3 पार्टियां शामिल हैं, जिसमें भाजपा सबसे प्रमुख पार्टी है। अपना दल और निषाद पार्टी इसके 2 सहयोगी दल हैं और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस गठबंधन के मुख्य चेहरे हैं। दूसरे गठबंधन में कुल 8 दल हैं और ये गठबंधन है समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दलों का, जो है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, जनवादी पार्टी, अपना दल, कमेरावादी, राष्ट्रीय लोक दल, महान दल, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। इस गठबंधन के मुख्य चेहरे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर हैं। तीसरी पार्टी जो कि है बहन कुमारी मायावती जी की बहुजन समाजवादी पार्टी, जो कि विधानसभा की कुल 403 सीटों पर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे के साथ बड़ी दमदारी से मगर अकेले ही चुनाव लड़ रही है। चौथी पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में पार्टी का मुख्य चेहरा हैं। पार्टी 403 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ रही है और इस बार पार्टी ने लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कि नारे के साथ लगभग 40% सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया है। पांचवा गठबंधन है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का। इस गठबंधन में कुल 5 दल शामिल हैं, जो कि हैं AIMIM, जन अधिकार पार्टी, भारतीय मुक्ति मोर्चा, जनता क्रांति पार्टी और भारतीय वंचित समाज पार्टी। इस गठबंधन के मुख्य नेता असाउद्दीन ओवैसी और बामसफ के अध्यक्ष वामन मेश्राम हैं। पांचवा गठबंधन है लेफ्ट फ्रंट का। इस गठबंधन में कुल 4 पार्टियां शामिल हैं,
जो कि है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ये गठबंधन लगभग 80 सीटों पर ही चुनाव लड़ रहा है। इसके अलावा 7 अन्य पार्टियां भी हैं जो कि इंडिपेंडेंट रूप से अकेले ही चुनाव लड़ रही हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना सियासी भविष्य तलाश रही हैं। इसमें सबसे पहले है आम आदमी पार्टी। पार्टी के वरिष्ठ और तेज तर्रार नेता संजय सिंह उत्तर प्रदेश में पार्टी के मुख्य चेहरे हैं। पार्टी कुल 403 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ रही है। उसके बाद है चंद्रशेखर आज़ाद रावण की आज़ाद समाज पार्टी। पार्टी की तरफ से चंद्रशेखर आज़ाद रावण पार्टी के मुख्य चेहरे हैं, जो कि भीम आर्मी के भी मुखिया हैं। चंद्रशेखर एक युवा और तेज तर्रार नेता हैं। पिछले कुछ सालों में ये देश में बहुजनों की राजनीति के एक जाने माने चेहरे बन गए हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के हर मुद्दे पर इन्होंने आवाज़ उठाई है और लगातार संघर्ष किया है, जिसके लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा और जिस वजह से वो मीडिया में खूब सुर्खियों की वजह भी रहे। आज़ाद समाज पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होना था, लेकिन सीटों को लेकर आंकड़े ना बैठ पाने के कारण गठबंधन नहीं हो पाया, जिसके बाद पार्टी ने 403 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है। चंद्रशेखर आज़ाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उनकी गोरखपुर सीट से ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है और ये भी मीडिया में खूब सुर्खियों की वजह बना हुआ है। इसके अलावा रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया की जनसत्ता दल, चिराग पासवान की एलजेपी, मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी और शिवसेना भी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रही है। हालांकि ये सभी पार्टियां सभी 403 सीटों पर चुनाव न लड़कर सिर्फ कुछ ही सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस बार कौन बाजी मार रहा है, इसके बारे में सटीक रूप से अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमारे देश की मुख्य मीडिया इस लड़ाई को सिर्फ 2 ही पार्टियों, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच की लड़ाई मान रही है, जो कि बहुत ही अधपका और अधूरा विश्लेषण कहा जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की एक विविधता और घालमेल वाली, संयोग और प्रयोग वाली और दल बदल वाली राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश की राजनीति को सिर्फ 2 ही पार्टियों की राजनीति में समेट देना बहुत ही बेबुनियादी और नाइंसाफ़ी भरा होगा और शायद चुनावी नतीजे इससे बहुत ही अलग और दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण पकड़ और एक क्रांतिकारिक राजनीतिक विरासत रखती है, जिसको चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पूरे 37 साल अपना शासन चलाने वाली कांग्रेस की मौजूदगी को भी इस बार नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि पिछले कुछ दशकों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस कोई खास मुकाम हासिल नहीं कर पाई है। इसलिए कांग्रेस का राजनीतिक महत्व उत्तर प्रदेश में वक्त के साथ घटता चला गया है। लेकिन जिस प्रकार से इस बार प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का भी उत्तर प्रदेश को लेकर इतना आक्रामक रूप देखने को मिला है, ये कहना उचित होगा कि इस बार कांग्रेस पूरी दमदारी से संघर्ष कर रही है और इसकी उपस्थिति को भी नकारा नहीं जा सकता। इसके अलावा जैसा कि इस बार किसानों में बीजेपी को लेकर खासी नाराज़गी है और भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत किसान आंदोलन के दौरान बीजेपी के किसानों के ऊपर तानाशाही रवैये को लेकर और फसलों के दामों में सही एमएसपी ना मिल पाने को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी का विरोध जता रहे हैं और बीजेपी को लेकर पूरे देश प्रदेश में एक किसान विरोधी छवि भी बन गई है। उसका भी उन चुनावों में बीजेपी को खासा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनावों में जिस प्रकार से बीजेपी को किसानों और खासकर कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का, जाटों और गुज्जर समुदायों का समर्थन प्राप्त था और बीजेपी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हो पाई थी, उससे उलट शायद इस बार सत्ता में भारी परिवर्तन देखने को मिल सकता है, क्योंकि चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, जिस प्रकार से नफरत और सांप्रदायिकता फैलाने वाली राजनीति बीजेपी के द्वारा की जा रही है, उसको लेकर भी जनता में काफ़ी नाराज़गी है। साथ ही उत्तर प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था पर भी कई बड़े सवाल हैं और जिसको लेकर भी जनता में रोष है। इसलिए शायद इस बार जनता जाति धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी को भी मुद्दा बना रही है और जिसका उत्तर प्रदेश के चुनाव में खासा असर देखने को मिलेगा। चलिए
अब उत्तर प्रदेश की राजनीति को थोड़ा और विस्तार से समझने के लिए हम उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास को भी समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं, जिससे कि उत्तर प्रदेश की मौजूदा राजनीति को और भी बेहतर ढंग से हम समझ पाएंगे। सन 1950 में उत्तर प्रदेश का आधिकारिक रूप से गठन होता है और 1950 से लेकर 1967 तक लगातार 17 सालों तक प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार बनी रहती है। 3 अप्रैल 1967 में पहली बार उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है और भारतीय क्रांति दल के नेता चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, जो कि पहले कांग्रेस पार्टी से ही जुड़े हुए थे। 1 अप्रैल को वो कांग्रेस पार्टी से अलग होते हैं और 3 अप्रैल को अपनी खुद की सरकार बना लेते हैं, जिसमें उनको सोशलिस्ट पार्टी के लीडर राम मनोहर लोहिया और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता राजनारायण सिंह का भी समर्थन मिलता है। राजनारायण सिंह ने ही इमरजेंसी के बाद 1977 के लोकसभा चुनावों में बरेली से इंदिरा गांधी को बड़े ही ऐतिहासिक रूप से हरा दिया था। खैर, बहुमत नहीं होने के कारण लगभग 1 साल से पहले ही चौधरी चरण सिंह की उत्तर प्रदेश की सरकार फरवरी 1968 में गिर जाती है और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। इसके बाद 1969 में कांग्रेस के चंद्रभानु गुप्ता फिर से प्रदेश के सीएम बनते हैं, मगर सरकार सिर्फ 1 साल ही चल पाती है और 1970 में प्रदेश में फिर से चौधरी चरण सिंह की सरकार बनती है, मगर फिर से पूर्ण बहुमत ना होने के कारण 7 महीने में ही सरकार गिर जाती है और अक्टूबर 1970 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भारतीय जनसंघ पार्टी, ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांति दल की मिलीजुली सरकार बनती है और कांग्रेस ओ के त्रिभुवन नारायण सिंह को सीएम चुना जाता है। लेकिन सिर्फ 6 महीने के बाद ही अप्रैल 1971 में फिर से सरकार गिर जाती है और एक बार फिर से अप्रैल 1971 से लेकर अप्रैल 1977 तक प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार बनी रहती है और इस दौरान 3 दफ़ा प्रदेश में राष्ट्रपति शासन भी लगाया जाता है। 1975 से लेकर 1977 तक लगभग 2 साल तक देश में इमरजेंसी के बाद 1977 में मार्च के महीने में केंद्र की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर होता है और आज़ादी के लगभग 30 साल के बाद देश में जनता पार्टी के गठबंधन में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनती है और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। बता दें कि जनता पार्टी विपक्षी दलों की कई पार्टियों का एक सामूहिक गठबंधन था, जिसमें कांग्रेस ओ, भारतीय जनसंघ, भारतीय लोकदल और कांग्रेस के बागी नेताओं ने मिलकर बनाया था, जिसके चलते मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह बारी बारी से देश के प्रधानमंत्री बने थे। और ठीक इसी समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी एक बड़ा उलटफेर होता है और जनता पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पहले राम नरेश यादव और फिर बाबू बनारसी दास प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन फिर जनवरी 1980 में केंद्र में जनता पार्टी का गठबंधन टूट जाता है और सरकार गिर जाती है और जिसके चलते उत्तर प्रदेश में भी फरवरी 1980 में ही जनता पार्टी की सरकार गिर जाती है। इसी दौरान अटल बिहारी वाजपेयी और LK आडवाणी जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी का गठन किया जाता है। लगभग 4 महीनों के राष्ट्रपति शासन के बाद जून 1980 में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार बनती है और इस दौरान 1980 से लेकर 1988 तक प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार रहती है। इसी दौरान दलितों के हक की लड़ाई लड़ने वाले और अपने संघर्ष के बूते देश की राजनीति में अपनी पहचान बना लेने वाले बहुजन नेता माननीय कांशीराम जी के द्वारा दलितों और पिछड़ों को उनका हक दिलाने के लिए 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का भी गठन किया जाता है। 1989 में कांग्रेस के विधानसभा के कार्यकाल के पूरे होने के बाद दिसंबर 1989 में 10वें विधानसभा चुनावों में जनता दल के नेतृत्व में मुलायम सिंह यादव जी पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। बता दें कि 1980 में जनता पार्टी के टूटने के बाद उसके घटक दलों के द्वारा अक्टूबर 1988 में लोकदल, कांग्रेस, जगजीवन वाली और VP सिंह की जन मोर्चा पार्टी ने मिलकर जनता दल का गठन किया था, जिसके नेता VP सिंह थे और 2 दिसंबर 1989 को VP सिंह देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। VP सिंह की सरकार में दलितों और पिछड़ों के लिए 3 ऐतिहासिक काम होते हैं। पहला, जनवरी 1990 में VP सिंह की सरकार के द्वारा 62वीं
SC/ST एक्ट अमेंडमेंट को पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। दूसरा, 31 मार्च 1990 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। और तीसरा, 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की सिफारिशों को भी देश में लागू कर दिया जाता है, जिसके तहत देश में पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की स्वीकृति मिल जाती है। वीपी सिंह के इन तीनों फैसलों के बाद समाज के एक धड़े में खासी नाराज़गी देखने को मिलती है, लेकिन दलित और पिछड़े समाज में वीपी सिंह सरकार की लोकप्रियता और भी बढ़ जाती है। इस मुद्दे पर किसी भी धड़े का पक्ष लेने से बीजेपी पार्टी बचती है, क्योंकि ऐसा करने से भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक को नुकसान हो सकता था। ऐसे में अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए और हिंदुओं को फिर से एकजुट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक नई तरकीब निकाली और सितंबर 1990 में बीजेपी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि के मुद्दे को उठाया। इस मुद्दे को उठाने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद था कि मुसलमानों के प्रति हिंदुओं को एकजुट कर बीजेपी की राजनीतिक पकड़ को और बढ़ाया जाए, क्योंकि सबसे पहले इस मुद्दे को विश्व हिंदू परिषद के द्वारा 1980 में ही उठाया गया था, लेकिन राजनीतिक महत्व न मिल पाने के कारण ये मुद्दा ठंडा पड़ गया था। ऐसे में बीजेपी का फिर से इस मुद्दे को उठाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा ही रही होगी। 25 सितंबर 1990 को बीजेपी के नेता LK आडवाणी गुजरात में सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने का फैसला करते हैं और इस यात्रा के दौरान देश में कई जगहों में सांप्रदायिक दंगे होते हैं। रथ यात्रा को 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था, लेकिन 23 अक्टूबर को ही बिहार की लालू सरकार के द्वारा LK आडवाणी को सांप्रदायिकता फैलाने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके तुरंत बाद ही नवंबर 1990 में केंद्र में वीपी सिंह की जनता दल की सरकार गिर जाती है, लेकिन जनता पार्टी के अपने समर्थकों के साथ पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी समाजवादी जनता पार्टी का गठन कर लेते हैं और कांग्रेस के समर्थन से देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। क्योंकि मुलायम सिंह यादव चंद्रशेखर जी की समाजवादी जनता पार्टी को समर्थन दे देते हैं, तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहते हैं। इसके बाद बीजेपी राम जन्मभूमि के मुद्दे को 1991 के चुनाव में अपने चुनावी घोषणा पत्र का मुख्य हिस्सा बनाती है और जिसका उसे काफ़ी फ़ायदा भी मिलता है और जिसके कारण ही 1991 में यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिलता है और कल्याण सिंह को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। 4 अक्टूबर 1992 को मुलायम सिंह जी भी अपनी खुद की समाजवादी पार्टी बना लेते हैं। 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी की साझा रैली के दौरान कुछ उपद्रवी कार सेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद को ढा दिया जाता है, जिससे कि पूरे देश में दंगे भड़क जाते हैं और इस घटना के तुरंत बाद ही विधानसभा को भंग कर दिया जाता है और प्रदेश में 1 साल तक के लिए राष्ट्रपति शासन भी लगा दिया जाता है। इसके बाद 1993 के 12वीं विधानसभा के चुनावों में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की गठबंधन की सरकार बनती है और 4 दिसंबर 1993 को मुलायम सिंह दूसरी बार सूबे के मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन 3 जून 1995 को कुछ मतभेदों के कारण कुमारी मायावती जी गठबंधन तोड़ देती हैं और इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बदनुमा घटना होती है, जिसे गेस्ट हाउस कांड के नाम से जाना जाता है, जिसके बाद बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच की दूरियां काफ़ी बढ़ जाती हैं और फिर बीजेपी के साथ गठबंधन करके कुमारी मायावती पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती हैं और ये एक ऐतिहासिक घटना थी जब पूरे देश में पहली बार कोई दलित महिला किसी प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी हो। पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने इस घटना को मिरेकल ऑफ डेमोक्रेसी की संज्ञा दी थी, लेकिन कुछ विवादों के चलते अक्टूबर 1995 में BSP और BJP का गठबंधन टूट जाता है और सरकार गिर जाती है। लगभग 1.5 साल के राष्ट्रपति शासन के बाद एक बार फिर से 13वीं विधानसभा के चुनाव में BSP और BJP का गठबंधन होता है और मायावती दूसरी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती हैं। इसके दौरान पूरे 5 साल BJP और BSP का गठबंधन रहता है और BJP की तरफ से कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। इसके बाद 14वीं विधानसभा में एक बार फिर से BSP, BJP और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन होता है और तीसरी बार मई 2002 में कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती हैं।
हालांकि 1 साल 3 महीने के बाद ही ये गठबंधन टूट जाता है और 29 अगस्त 2003 को सरकार गिर जाती है। 29 अगस्त 2003 को ही समाजवादी पार्टी बीएसपी के कुछ बागी विधायकों के साथ और कांग्रेस आरएलडी और कुछ निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर सरकार बना लेती है। इसमें बीजेपी का भी अप्रत्यक्ष रूप से समाजवादी पार्टी को समर्थन मिलता है और मई 2007 तक मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहते हैं। 15वीं विधानसभा के चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी को बहुमत हासिल होता है और मायावती अकेले अपने दम पर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती हैं और पूरे 5 साल मार्च 2012 तक प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी रहती हैं। इसके बाद अगले 16वीं विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल होता है और अखिलेश यादव पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं और पूरे 5 साल मार्च 2017 तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हैं। 17वीं विधानसभा के चुनाव में मोदी लहर के चलते भारतीय जनता पार्टी को बहुमत हासिल होता है और योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं और जो कि मौजूदा समय में भी प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं। उनकी इस विधानसभा का कार्यकाल 14 मई 2022 को समाप्त हो जाएगा और जिसके पहले नई विधानसभा का और नई सरकार का गठन होना है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की अभी तक की राजनीतिक पृष्ठभूमि। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास की तमाम सियासी उठापटक को देख सुन आपको ज़रूर ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जिस तरह से मुख्य मीडिया इतनी आसानी से इस बार की चुनावी रेस को सिर्फ 2 दलों के ही बीच की लड़ाई मान रही है, ये आकलन इतना आसान नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश में अंदाजन लगभग 20% मुस्लिम, लगभग 14% अपर कास्ट, 23% अनुसूचित जाति और लगभग 44% ओबीसी जाति की जनसंख्या है और उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखने का सबका अपना अलग नज़रिया है और ऐसे में चुनावी परिणामों का अंदाज़ा लगाना आसान नहीं है। और जैसा कि ये माना जाता है कि गठबंधन की सरकार लोकतंत्र के लिए सबसे बेहतर सरकार होती है, बहुत मुमकिन है कि चुनावी नतीजों के बाद इस बार आपको उत्तर प्रदेश में एक ऐसी ही गठबंधन की सरकार देखने को मिले। अपनी अगली रिपोर्ट में हम आपको उत्तर प्रदेश के 7 चरणों का बारी बारी से उनके क्षेत्र के अनुसार वहां के चुनावी नतीजों का विश्लेषण करेंगे और बेहतर आंकड़े देने का प्रयास करेंगे। इतनी देर तक हमारे साथ बने रहने के लिए और हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं सतेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज़ रे।